तथ्य पवित्र रहना चाहिए। तथ्य ही गीता है, तथ्य ही कुरान है। मुफ्ती साहब ठीक बात है ना? तथ्य कभी गलत नहीं हो सकता। बीपी चंद्रशेखर के समय में विज्ञान भवन में दोनों पक्षों की बैठक हुई कि भाई इसका समाधान बैठ के निकाल लो। मैं आज से थोड़ी विषयों को देख रहा हूं, मैं 88 से कवर कर रहा हूं भाई साहब। जब बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, जो पैदा हुए होंगे वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ठीक, मैं भी क्या उसको कवर करने। बातचीत में क्या हुआ रावत साहब, बातचीत ठीक थी साहब, क्योंकि चंद्रशेखर जी का एक अपना एटीट्यूड था कि भाई झगड़ा फसाद नहीं, तुरंत इसको निपटाओ। जफर याब जिलानी शायद, अब उनकी भी अभी इंतकाल हुआ, उनको भी अल्लाह जन्नत बख्शे। शायद जफर याब जिलानी, अगर मैं सही याद करूं, उन्होंने अशोक सिंघल से कहा कि सिंघल जी कोई मिडवाइफ नर्स तो रही होगी जब राम पैदा हुए होंगे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो बना होगा है। इसी पे कागज फेंका फाकी हो गई, गिलास चल गए, काम खत्म हो गया। ठीक, ऐसा सवाल तो नहीं करना चाहिए था। भारत के एक और प्रधानमंत्री ने इस सब बात की, अतीक साहब ने कहा कि नारा लगा कि सौगंध राम की खाते हैं। हाँ लगा। उस बातचीत के दौरान जब विषय आया कि भाई आप ये राम है, आस्था है, दिस दैट, तो सैयद शहाबुद्दीन साहब ने कहा उस बैठक में, मैं कोट करता हूं, कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा। रावत साहब, अब इसके बाद फिर बातचीत कैसे होती? जो अतीक साहब कह रहे हैं कि बातचीत से चाह रहे थे लेकिन नारा लग गया सौगंध राम की खाते हैं। अगर यही था तो फिर मुकदमा क्यों लड़ते? फिर तो मुकदमा नहीं लड़ा। अगर सौगंध खाने को प्रैक्टिकली आजमाइश कर रहे होते तो फिर मुकदमा का इंतजार क्यों करता हिंदू? नहीं, फिर बनाना शुरू कर देता, गोली लाठी चलती चल जाती। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है साहब जी। देखिए, इन्होंने कहा कि बातचीत जो है होनी चाहिए। बातचीत का आधार दो ही चीज होती है। अतीक साहब ने, अमिताभ जी हमारे पंच हैं, मैं अमिताभ जी के पास जाता हूं, अमिताभ जी हमारा फैसला कर दो, भाई मेरा जो घर है अतीक साहब ने कब्जा कर रखा है। अमिताभ जी बोलेंगे भाई ये तो पता है कि दादा परदादाओं के हिसाब से आप ही का घर था ये, और इसको इन्होंने कब्जा कर रखा है। पता है, पूरी सिस्टम को पता है, इतिहास को पता है, हिंदू धर्म के इतिहास को पता है। अब उस समय ये कहें कि भाई बातचीत करो, या तो इसमें से आधा मुझे दे दो, बगल में मेरी मस्जिद बनने दो, और आधा तुम ले लो। घर मेरा पूरा था, मेरी आस्था है वहां, कैसे हो सकती है बातचीत? तुमने जब कब्जा कर लिया, तोड़ करके वहां पर तुमने मस्जिद बना ली, वहां पर जबरदस्ती करके तुमने किया, फिर कहते हो इसमें हमारी मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद क्यों बननी चाहिए जब इस्लाम ये कहता है कि जहां घंटा घड़ियाल बजते हैं वहां मस्जिद होनी नहीं चाहिए, जहां धूप बत्ती अगरबत्ती होती है वहां इनकी पूजा पाठ हराम है, तो फिर कैसे मस्जिद बना ली इन्होंने? ये सीधा सीधा पूरा विश्व का एक संदेश जाता है कि इन्होंने हर जगह जितने भी मंदिर थे, चर्च थे, उनको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा गया, उनको खत्म किया, डेमोलिश किया। ये पूरा इतिहास कहता है इस बात को। इसलिए अतीक साहब, बातचीत का तरीका यह है कि आपकी अंतरात्मा इस बात को गवाही देती है कि हम यहां मंदिर था, मंदिर है। आपकी आंखें भी ये बात बताती हैं कि ये वजू खाना जो है ये शिवलिंग है, और जितने भी इसमें निशान बार बार यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ओम का निशान, जहां किसी आपके वजू खाने में ओम का निशान होगा वहां नमाज हराम हो जाती है। वहां तो आप नमाज अदा कर ही नहीं सकते। आप चाहते हैं कि हम आपकी आंखों से देखें, आप कैसे फैसला कर लेंगे? है ना, खुदा ने मुझे भाईचारे के अपनी साथ आंखें दी ठीक, हैं। रावत साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब एक मिनट, अतीक भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, रावत साहब एक मिनट। एक एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रैक्टिकली बात करो सब लोग। अतीक साहब, मुफ्ती साहब आपके पास आऊंगा। अतीक साहब एक बात समझिए, एक ही दिन फैसला आया, उस फैसले में दो व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने की। ठीक, एक जमीन निर्धारित की कि यहां मंदिर बनेगा, और उसके ही पास धुन्नीपुर गांव में एक जमीन का माप तय किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कि इतने 5 एकड़ जमीन दे सरकार तत्काल मस्जिद के लिए। ठीक, ठीक बात है।
आज सारे क्लियरेंस मिलने के बाद नक्शा स्वीकृत हो चुका। फायर में रोड की समस्या थी कि रोड कम चौड़ी थी, रोड चौड़ी हो करवा दी सरकार ने। जितने किस्म के वो चाहिए थे, क्लियरेंसेस चाहिए होते, सब मिल गए। क्या आज तक, अभी परसों ही नरसों हमने दरियाफ्त की थी, आज तक वहां 4 ईंट और 1 मुट्ठी सीमेंट नहीं गिरा। कितनी आपकी इच्छा, आकांक्षा और हसरत थी वहां मस्जिद बनाने की, इससे नहीं पता लग गया? वहां अभी तक 4 ईंट नहीं गिरी भैया, और 1 मुट्ठी बालू नहीं गिरी। क्या? क्यों? आप तो बेचैन थे सब लोग इस बात के लिए कि वहां मस्जिद बनाना है और बुलंद इमारत बनानी, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों नहीं काम हुआ फिर? अमिताभ जी देखिए, दरअसल बात यह है कि जो वहां जमीन दी गई वो तो हमें तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी वो दी है। वो जमीन के बदले में, जमीन मस्जिद के बदले में कोई जमीन हो ही नहीं सकती। हमने तो उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमने कभी भी हामी नहीं भरी उसके ऊपर। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन को दिया है तो इससे ये पता चलता है कि वो जमीन जो दी गई वो हमारी थी। जो अगर मुआवजा दिया गया है तो मैं पूछ रहा हूं, उस मुस्लिम मस्जिद के लिए ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट ने 4 ईंटें अभी तक वहां नहीं जोड़ पाई। मैं ये पूछ रहा हूं, ये बेकरारी कहां गई? ये बेकरारी फैसले तक ही थी? नहीं, बेकरारी बाबरी मस्जिद को लेकर है। बेकरारी हमें सरकार की खैरात नहीं चाहिए। वो जमीन हमारी थी बाबरी मस्जिद में जिसमें हमने क्लेम करा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया, बहुत अच्छी बात है, हमने फैसला मान लिया, लेकिन क्लेम हमारा बाबरी मस्जिद पे था। हमें दूसरी जमीन पर हमारा कोई क्लेम नहीं था और हमने उसको कबूल भी नहीं किया। जिन लोगों ने किया उसको कबूल किया। और दूसरे ये मैं आपको बता दूं, जो अभी साहब कह रहे थे, बात सुनिए, बात सुनिए, अभी आप अरे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, खामोश रहिए, बात सुनिए पूरी। आप ये देखिए कि क्या हुआ, नियत में खोट है। नियत में इसलिए खोट है कि मथुरा में क्या करा, मथुरा में आपने हमारे साथ एक पैक्ट किया, एक समझौता किया, उसके खिलाफ आप खुद कोर्ट में चले गए। अति उत्साहित गैंग कोर्ट में चला गया। अरे अपनी जुबान पे तो ठहर नहीं सकते आप, अपने किए समझौते पे तो ठहर नहीं सकते आप, अपने किए हुए वादे पे तो ठहर नहीं सकते, और आप हमसे भाईचारे की बात करते हो कि हम भाईचारा निभाएंगे। आप बताएं कि वो मथुरा में जो पैक्ट आपने हमसे किया था, जो समझौता आपने किया था, उसके खिलाफ आप कोर्ट में क्यों चले गए? आपको वहां की जमीन क्यों चाहिए? वहां का सर्वे आपको क्यों चाहिए? जबकि आप खुद वहां पर हमसे समझौता कर चुके हो। उस समझौते के खिलाफ आप क्यों चले गए? आप, क्योंकि आपकी नियत में खोट है, और नियत में जिसकी खोट होती है वो जेन्युइन आदमी नहीं होता, उसके साथ कोई बातचीत नहीं की जा सकती। वो तो जो जुबान समझता है उसको उसकी जुबान में बात करनी होती है। लिहाजा मुझे मालूम है ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको किस तरह से जो है इसका सामना करना है। हम उस प्रोपेगेंडे का सामना कर रहे हैं। कोई हमको जो है डोमिनेट नहीं कर सकता। हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की रूह बदल रही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को और जो है ताकत मिल रही है, उसके संविधान से, उसकी अदालतों से मुसलमानों को ताकत मिल रही है। आप देख लेगा ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे, और ये जो आज हमारी जीत हुए उससे ये जो है घबरा गए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है रोक कैसे लगा दी। आज ये घबराए हुए हैं जिसकी वजह से ये लंगड़ानी बातें कर रहे हैं, अल्लम गल्लम बक रहे हैं, बकते रहे, कोई बात नहीं है। हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको लगा होगा कि बाबरी मस्जिद के मसले में मुसलमानों का जो रवैया। ठीक है, दोनों रुके, मैं मुफ्ती साहब के पास चलूँ। मुफ्ती साहब, ये जाऊं तो चलती रहेगी। एक काल्पनिक बात कर लेते हैं, ठीक? आज कल्पना है, हो सकता है 6 महीने में सामने आज सच हो जाए। मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है। मान लीजिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, जो भारत का सबसे प्रामाणिक विभाग है इसका, हम आप सबसे ज़्यादा वही जानता है, अयोध्या में भी उसी के जांच पर सारा केस आके टिका। हमारे इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया, 6 महीने में जांच हो गई, रिपोर्ट सबमिट हो गई कि भाई ये 15वीं शताब्दी में मुगल आए, क्या, और ये आ गया जी ये 10वीं शताब्दी का है, तो झंझटी खत्म। औरंगजेब छोड़ो, बाबर का ही नाम खत्म ना, बाबर की टीसी कट जाएगी, औरंगजेब क्या बेच रहे, ठीक? तो जब टीसी कट जाएगी, ऐसी रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद क्या उस रिपोर्ट को अलमारी में रख के कोई ताला लगा पाएगा? क्या स्थिति बनेगी? कोई ताला लगा पाएगा? मतलब चाहे भी तो कोई लगा पाएगा क्या? फिर आप अपने तजुर्बे से बता दो।
सवाल ये है कि ज्ञान वापी मस्जिद को तोड़ करके, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। मैं रावत जी से बड़े अदब के साथ एक बात कहता हूँ, मैं इतिहास के स्टूडेंट हूँ। अहिल्याबाई होलकर बड़ी सुपर हमारी जो लेडी थी, उन्होंने जब काशी का विस्तार किया तो मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग रास्ते बताए थे। उन्होंने भी उसका बाकी रखा था। ये भी कहीं प्रूफ नहीं हुआ। अगर मामला अगर कोर्ट जाकर के फैसला दे दे कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो मुसलमान इसी तरह जिम्मेदार हो जाएंगे। एक दूसरी बात मैं कहता हूँ कि लंबा खींचने की जरूरत नहीं। एक कार्बन डेटिंग का अंतरिम मर्डर है, ये तो होने वाला है। मैं कहता हूं कि सरकार को बीच में आना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और 6 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाए। जिसके पक्ष में फैसला आ जाए वो कबूल कर ले, बात खत्म हो गई। सरकार को भी अब बीच में आने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बार बार उठते रहे। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और 6 महीने के अंदर इसकी सुनवाई हो, डिसाइड हो, हियरिंग हो, और बाबरी मस्जिद जैसा इश्यू खड़ा करके देश में फिर दंगे फसाद करने की जरूरत नहीं। अब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दुनिया में हम सुपर जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के विवादित झगड़े से देश की छवि खराब होगी। जहां तक मुसलमानों की बात है, मैं आपके चैनल और माध्यम से कहता हूं कि दुनिया भर में जितना मुसलमानों को राइट्स अधिकार भारत में मिले हैं, ऐसा अधिकार कहीं मिला नहीं, न मिलने वाला है। हम अपने मुल्क से फख्र से साथ कहते हैं, घमंड से कहते हैं कि हम भारतीय थे, भारतीय हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, तो मैं कहता हूं कि भारत में पैदा हुआ इससे बड़ी जन्नत और क्या। बहुत बढ़िया बात कही मुफ्ती साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही। जब पाकिस्तान बना, वहां जितने हिंदू थे वो धीरे धीरे घटते घटते चीते की तरह हो गए, लुप्त प्राय प्रजाति। नहीं, इसी चीता लुप्त हो रहा है, शेर क्या। और हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से अच्छी बात है, इसको अलग मत लीजिए, है सब फले फूले, दूधो नहाए पूतो फले। ये हिंदुस्तान की मिट्टी का असर नहीं है क्या मित्र? वहां हिंदू कहां मर गए? मर तो गए ना, उनकी वंशवेल सूख गई। कैसे सूख गई? यहां दूधो नहाए पूतो फले। गलत कह रहा हूं मुफ्ती साहब? सही कह रहे हैं। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिए।